केशवपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय दंपति रहते थे, राजा और सरोजा। वो रोज जंगल जाया करते थे। राजा जलाने की लकड़ियों को काटा करता था और सरोजा को जहाँ जगह मिलती थी वहीं पे वो पेड़ लगाया करती थी। उनके घर के बगल में एक तालाब था जहाँ से पानी लाके वो पौधों में पानी डालती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। सरोजा एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, पर उस बच्ची की जन्म से ही सर पे बाल नहीं थे, जिस वजह से राजा और सरोजा बहुत दुखी रहते थे। बिना बाल की अगर लड़की बड़ी होती है तो उसकी शादी कराने में बहुत कठिनाई आएगी। लोग उसके मजाक उड़ाएंगे, उसका अपमान करेंगे। ये सोच के एक दिन गुस्से से राजा कहता है, सरोजा, ये लड़की हमारे घर में नहीं पल सकती है। जाके इसे जंगल में या फिर नदी किनारे छोड़ाओ, अभी जाओ। ऐसी बातें सुन के सरोजा अपने पति को आश्चर्य होकर देखती है। तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि जाओ, जाके इसे जंगल में या नदी किनारे छोड़ाओ, जाओ। उसकी ऐसी बातें सुन के सरोजा दुखी होकर रोने लगती है। नहीं जी, ये शुक्रवार में जन्म ली है, ये हमारी लक्ष्मी है और हमारा भाग्य है। इसके बाल नहीं है, इसलिए जंगल में छोड़ाना बहुत बड़ा पाप होगा। देखो सरोजा, अगर तुम चाहती हो पत्नी होकर इस घर में रहना तो ये टकली बच्ची हमारे साथ नहीं रह सकती है। सोच लो तुम। क्योंकि अपने पति के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो बेटी को छोड़ने का फैसला लेती है। वो दुखी मन लेकर रोते रोते जंगल में जाती है। वो बच्ची सरोजा को देखकर मुस्कुरा रही थी। सरोजा बच्ची को रोते रोते पेड़ के नीचे सुलाती है और फिर उस पेड़ को हाथ जोड़ के नमन करती है। माँ पृथ्वी, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। माँ होकर मैं इस नवजात बच्ची का देखभाल नहीं कर पाई। मैं पापी माँ हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। जब सरोजा ऐसी विनती करी रही थी, धरती माँ वहाँ प्रकट हो जाती है। बिना बाल वाली बच्ची को वो गोद में उठाती है। सरोजा खुश होकर उन्हें नमन करती है। सरोजा, क्योंकि तुम पेड़ लगाती हो, इसी वजह से तो आज मैं इतनी हरी भरी हूँ। आज मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगी। इस बिना बाल वाली बच्ची को मैं मायावी सोने के बाल दूंगी। क्योंकि लोग अभी देखकर मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए बाल काले होंगे, पर जब कभी आर्थिक परिस्थिति खराब होगी ये बाल तुम्हें मदद करेगा, और अगर मन में लालच आई तो ये सबक भी सिखाएगा। ऐसा कह के पृथ्वी माँ बच्ची को उसके हाथ में सौंप देती है और उसके सर पे मायावी बाल भी आ जाते हैं। खुशी खुशी सरोजा बच्ची को घर वापस ले जाती है। घर जाके अपने पति राजा को सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुन के राजा बहुत खुश होता है। जब भी घर में कभी आर्थिक परिस्थिति आती थी, अनामिका के बाल सोने के बाल में बदल जाते थे। सरोजा जब भी उन बालों को कंघी किया करती थी, बालों से सोने के सिक्के निकल आते थे। उन पैसे को खर्च करके उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अनामिका बड़ी हो जाती है। उसके माता पिता उसके लिए योग्य वर ढूंढने लगते हैं। वो अनामिका के सोने के बाल के बारे में उन्हें बताते हैं। ये सुन के लोग डर जाते हैं, उसे शैतान समझते हैं और फिर शादी के लिए कोई आगे नहीं बढ़ के आता है। बेटी की शादी नहीं हो रही है, इस बात को लेकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर दूसरे तरफ एक गरीब दंपति प्रसाद और शारदा अपने बेटे रमेश की शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। उसकी कहीं शादी नहीं हो रही थी। तभी रमेश की जन्म पत्रिका लेकर वो पंडित जी के पास जाते हैं। बताइए, क्या मदद चाहिए? अरे पंडित जी, मेरे बेटे की कहीं शादी नहीं हो रही है, आप जरा कुंडली देख के बताइए हमें। फिर वो रमेश की कुंडली उन्हें देते हैं। पंडित जी कुंडली देखकर कुछ हिसाब करते हैं और दुखी होकर उन्हें कहने लगते हैं, देखिए, आपके बेटे की किस्मत बहुत खराब है, इसकी शादी नहीं है। जिससे भी शादी होगी वो राख हो जाएगा, आप यहाँ से जाइए। पंडित जी की ऐसी बातें सुन के शारदा और प्रसाद बहुत चिंतित होकर रोना धोना शुरू कर देते हैं। फिर अपने घर लौट आते हैं। लौटने के बाद देखते हैं कि उनका बेटा जो खेत में काम करता था, वो काम करके घर लौट गया था और वो घर के बाहर चुपचाप बैठा था। बेटा पूछा तो क्या जवाब देंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम उसे समझा के पूरी बात बताना। ठीक है, आप बिना कुछ कहे बस चुप रहना। फिर वो दोनों आके अपने बेटे के बगल में एक पत्थर पे बैठ जाते हैं। मेरी फूटी किस्मत की वजह से मुझे कुछ नहीं मिलेगा पिताजी, ना खेती बाड़ी, ना मजदूरी और ना ही मेरी शादी। मेरी कुंडली देखकर तो पंडित जी भी कहीं बेहोश ना हो गए होंगे। नहीं बेटा नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहुत अच्छी लड़की से शादी होगी। शादी के बाद तुम्हारा भाग्योदय होगा, सारी गरीबी चली जाएगी, तुम बहुत अमीर हो जाओगे। जो झूठ तुम कह रही हो माँ,
वो पंडित जी कभी कह नहीं सकते। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा दिल सब कुछ साफ साफ बता रहा है। उसकी बातें सुन के प्रसाद और शारदा उसे बहुत समझाते हैं। रमेश कहकर बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन एक पंडित जी के मदद से रमेश और अनामिका दोनों की सगाई तय हो जाती है। बागान में बैठ के फूलों के बीच में रमेश और अनामिका बातचीत कर रहे थे। देखो, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं बहुत बदकिस्मत वाला। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें भी बहुत तकलीफ होगी। तुम वो कह दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। मैं नहीं कह सकता कि तुम मुझे पसंद नहीं, ठीक है ना? ऐसा कह के रमेश और अनामिका अंदर चले जाते हैं। अनामिका रमेश की सच्चाई को समझती है और इस बात से रमेश को वो बहुत पसंद करती है। वो अनामिका के मायावी बालों के बारे में नहीं बताते, इस बात को छुपा लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद रमेश के खेत में सुखाड़ पड़ती है। घर का राशन पानी खत्म हो जाता है। प्रसाद बीमारी की वजह से संयाग्रस्त हो जाते हैं। रमेश बहुत दुखी होकर रोने लगता है। आप अगर ऐसे रोएंगे तो कैसे चलेगा? क्या हुआ बताइए? मैंने पहले कहा था ना अनामिका कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, इसीलिए कहा था कि तुम मुझसे शादी मत करो, पर तुमने नहीं सुना। अब देखो, मेरे साथ साथ तुम्हें भी ऐसी परिस्थिति का आज सामना करना पड़ रहा है। रमेश बहुत परेशान हो जाता है। अनामिका अपनी सासू माँ शारदा के पास जाती है। सासू माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा, तेल लगा के कंघी कर दीजिए ना। इस तरह से अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है। सासू माँ को पता नहीं था कि ऐसी परिस्थिति में वो रोए या हंसे। फिर भी वो जाके तेल ले आती है और बहू के सर में तेल लगा के उसके बालों को कंघी करने लगती है। जैसे ही वो कंघी करने लगती है, उसके बालों से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये देखकर सासू माँ आश्चर्य हो जाती है। तब अनामिका अपने बालों का रहस्य उन्हें बताती है। उन पैसों से उनकी सारी समस्याएं खत्म हो गई और वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। उनके लिए अनामिका माँ लक्ष्मी से कुछ कम नहीं थी, इसीलिए बहुत प्यार से उसके साथ रहने लगते हैं। देखते ही देखते रमेश का परिवार गांव में धनी परिवारों में से एक हो गया और इस तरह अनामिका के आने से उस परिवार में खुशियां लौट आई। रामपुर गांव में शारदा नाम की एक कंजूस सासू माँ रहती थी। उसके रमेश, रविंद्र और शंकर नाम के 3 बेटे थे। रमेश की पत्नी अनामिका, रविंद्र की पत्नी ज्योति और शंकर की पत्नी रमा, तीनों बहुएं ही गरीब थी। शारदा अपने दुखों के कारण अपनी बहुओं को हमेशा परेशान किया करती थी। तीनों बहुएं दिहाड़ी मजदूरी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। तभी एक दिन, तुम लोगों के पति लोग इतनी मेहनत करके घर आते हैं, तुम लोग ऐसे नहीं बैठ सकते हो। तुम्हें भी कुछ ना कुछ करना होगा, तभी ये परिवार ठीक से चलेगा। सासू माँ, मैं काम करना चाहती हूँ, पर घर के कामकाज को कौन संभालेगा, आप ही बताइए। हाँ सासू माँ, अगर मैं काम पे गई तो आपको नहाने के लिए गर्म पानी कौन देगा? आपके सारे कपड़े कौन धोएगा? कौन बर्तन धोएगा और कौन घर के आगे रंगोली देगा, आप बताइए। क्या क्या कहा तुम लोगों ने? इसका मतलब तुम लोग मिलके ये सारे काम से भागना चाहती हो? ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें ये सारा काम भी करना होगा। ये क्या सासू माँ, हम ये सारा काम करें और फिर काम करने के लिए बाहर भी जाएं, ये सब कैसे होगा बताइए। वो सब नहीं पता। रात में तुम्हारे पति लोग आएंगे तो मैं उन्हें कहूँगी तुम्हें भी काम पे भेजने के लिए। अरे सासू माँ, एक बार सोच लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। वैसे भी वो बहुत देर से घर लौट आते हैं। वो पता है मुझे, आजकल तो इन्हें पीने की आदत हो गई है। पति चाहे कितनी भी गलती करे, पत्नियों को सुधारना चाहिए। तुम्हारे पास शक्ति नहीं उसके पीने की आदत को सुधारने की। सिर्फ उसके पति नहीं, मेरे पति भी आजकल रोज पीकर आते हैं। जितने कमाते नहीं वो आधे पैसे तो वो दारू में ही खर्च कर देते हैं। हम फिर घर कैसे चलाएं, आप ही बताइए। ये सब सवाल आप पूछती क्यों नहीं? बहुत हो गया, अब चुप रहो। मैं आज रात उन्हें बैठा के बात करूंगी और घिस के दिमाग साफ करूंगी। देखूंगी वो मेरी बातें कैसे नहीं सुनते। सासू माँ की बातें सुन के बहुओं के चेहरे पे खुशी आ जाती है। उस रात तीनों बेटे जब नशे की हालत में घर लौटते हैं तो शारदा उनसे सवाल करती है। अरे 10 महीने पेट में रख के इसलिए तुम लोगों को मैंने जन्म दिया था कि तुम लोग सम्मान मिट्टी में मिला दो। ये सब बुरी आदतें छोड़ दो, अपनी पत्नियों के समस्या समझो और बदल जाओ। वाह, तुम ऐसा कह रही हो या उनकी चाल है गहलाना? आजकल उनकी बहुत चर्बी जम गई है। वो चर्बी हम घटा देंगे।
क्या कहा? मेरे सामने तुम उन लोगों को धमकी दे रहे हो? ये धमकी नहीं है माँ, ये तो प्यार है। हम अपनी पत्नियों को प्यार से सुला देते हैं। तुम यहाँ क्यों? जाओ माँ जाओ। सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। बहुत सुन लिया माँ, अब तुम जाओ। ऐसा कह के शारदा वहाँ से चली जाती है। सारी रात लड़ाई चलती है। अगले दिन सुबह सुबह तीनों बेटे घर से बाहर चले जाते हैं। तीनों बहुओं के पूरे शरीर में बस चोट की निशाने थी। ये देखकर शारदा को बहुत बुरा लगता है। अरे रे रे, मेरे बेटे ने ये सब किया है। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। ये ऐसा भयानक हो सकता है। आज रात उन लोगों को आने दो, सबका धुलाई करूंगी। अरे रे सासू माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अगर आप फिर से बात करेंगी तो हमारी फिर से यही हाल होगी। अब तक उन्हें लगता था कि आपको उनके नशे के बारे में पता नहीं, इसलिए हम शांति से सो पाते थे। पर जैसे अब आपको पता चल गया है तो वो कह रहे कि वो दिन में भी अब पियेंगे। अब मुझसे नहीं हो रहा है। मैं किसी कुएं में जाके जान दे दूंगी। मैं नहीं रह सकती। इस तरह से तीनों बहुएं अपनी समस्याएं बताती है। उनकी बातें सुन के शारदा को बहुत बुरा लगता है। देखो बेटा, गांव के अंत में एक जगह है, तुम लोग जाके वहाँ छुप जाओ। बहुत शांतिपूर्ण जगह है और पास में एक तालाब भी है। आज रात तुम लोग घर पे नहीं मिलोगे तो तुम्हारे पति लोग डर जाएंगे। उन्हें ये बात हजम नहीं होगी कि तुम लोग घर छोड़ के चली गई हो। फिर मैं उन्हें डांटूंगी, उनमें बदलाव आएगा। उसके बाद कल मैं उन्हें लेकर तुम्हारे पास आऊंगी। क्या कहती हो? फिर सासू माँ की परिकल्पना मुताबिक तीनों बहुएं उनके कहे हुए जगह पे चली जाती है। जब घर लौट के तीनों की पत्नियां नहीं मिलती है तो तीनों बेटे बहुत गुस्सा करते हैं और सारा गुस्सा वो अपने माँ पे उतारने लगते हैं। माँ, तुमने क्या किया? मेरी पत्नी के साथ क्या किया? जहर पिला के मार डाला क्या? या फिर मिक्सर में डाल के पीस डाला? सच बताओ माँ, नहीं तो जानती नहीं मैं क्या करूँगा। अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम लोग मुझसे ऐसी बातें करोगे? बताओ मेरी पत्नी कहाँ है माँ, बताओ। इस घर में अत्याचार नहीं सहन कर पा रही है, इसीलिए तुम्हारी पत्नियां घर छोड़ के चली गई है। ना मानना, मैं बादशाह हूँ, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। ऐसे ही तीनों वो कुछ ना कुछ कहते रहे। शारदा रात भर सो नहीं पाई। उसके कान से धुएं निकलने लगे। अगले दिन वो तीनों को बैठाकर बहुत दुखी होकर कहती है, तुम्हारे पिताजी भी पी पी के जान दे दिए। अब तुम लोगों की वही लत लग गई और हम लोगों को परेशान कर रहे हो। मेरी बात मान लो, तुम्हारी पत्नियां तब तक नहीं लौटेगी जब तक बदलोगे नहीं। पत्नियों के बिना घर अंधेरा है। अभी भी वक्त है, तुम लोग बदल जाओ। माँ, हमें सबक मिल गई है। हमारी पत्नियां कहाँ हैं? हाँ माँ, अब से नहीं पियेंगे। चाहे उधार करे पर हम एक व्यापार शुरू करेंगे। पहले बताओ हमारी पत्नियां कहाँ हैं? आओ बेटा, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। शारदा अपने बेटों को लेकर वहाँ जाती है जहाँ उसने बहुओं को भेजा था, पर तीनों बहुएं वहाँ नहीं थी। ये देखकर शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। अरे यही तो होना चाहिए था, पर कहीं दिख नहीं रही है। ढूंढो उसे। रात को कहा था यही रहेगी। मुझे तो डर लग रहा है। क्या हम पुलिस कंप्लेन लिखाएं? माँ, चिंता मत करो तुम। भैया वो यहाँ नहीं है, हमें अच्छे से यहाँ ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि वो हमसे मिलने घर गई हो। हाँ, हो सकता है वो घर गई हो। चलो घर चलते हैं। वो जल्दी से घर लौटते हैं। घर पे बहुएं नहीं थी। तभी उनके घर के सामने 3-3 गाड़ियां आके रुकती है। उससे अनामिका, ज्योति और रमा तीनों उतर आती है। बहुओं को देखकर शारदा बहुत आश्चर्य होती है। ये क्या? ये गाड़ी कहाँ से आई? तुम्हारी वेशभूषा क्यों बदल गई? सासू माँ, हमारी किस्मत बदल गई। अजी आपको और काम नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास बहुत पैसे हैं। क्या अनामिका, तुम इस तरह से क्या कहे जा रही हो? हाँ, रात में हम जहाँ गए थे वहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ एक तेज रोशनी दिख रही थी। हम वो देखने के लिए जाते हैं। हमने देखा वहाँ एक गुफा है। हम तीनों वहाँ चले जाते हैं और देखते हैं वहाँ बहुत कीमती हीरे रखे हुए हैं। उन सभी को बेचकर हमें करोड़ों रुपए मिल गए हैं जी। वाह वाह, मेरी बहुएं साक्षात लक्ष्मी है। देखो, भगवान ने हमें रास्ता दिखाया। अब से तुम लोग उन पैसों से व्यापार करो और अपनी पत्नी का अच्छे से देखभाल करो। ठीक है माँ। तब से तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। ये देखकर शारदा भी बहुत खुश होती है।